सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अब आपके पवन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। राजन सीरीज के बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने पढ़ा दिया है 2022 वाली जो संस्करण की सीरीज है, और उससे पहले की पुरानी जो सीरीज है उसमें मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न भी करा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले 8 वीडियोस राजन सीरीज की मैं बना चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके पवन सीरीज के वीडियोस को। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गणित के सामने, वहां से जाकर के आप 70+ वीडियोस में बना चुका हूं सेकंड सेमेस्टर मैथ के लिए। वह सभी वीडियोस में आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मास्टर क्लास को देख लीजिएगा, फॉर्मूले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, और ये जो सीरीज की जितनी वीडियोस हैं इनको प्रैक्टिस के लिए देख लीजिएगा। मास्टर क्लास से आपके पूरे सिलेबस की तैयारी हो जाएगी 2 ही घंटे के अंदर, और सीरीज वाली आप क्लासेस देख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह सब भी आप जान सकते हो। एक पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, आप मॉडल पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको मास्टर क्लास देखना है, फिर सीरीज वाली क्लासेस देख लेना है, और समय बचता है तो आपको मॉडल पेपर देख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। आधा इसमें हम करेंगे, आधा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे पवन सीरीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों समापवर्तक। समापवर्तक कैसे कहते हैं, जैसे देखिए, जैसे 12 दिया है और 6 दिया है, और 3 एक संख्या है जो इन दोनों को ही विभाजित करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 6 का अपवर्तक है और 12 का भी अपवर्तक है, तो 3 क्या हो जाएगा, दोनों का समापवर्तक हो जाएगा। अपवर्तक मतलब क्या होता है, अपवर्तक मतलब होता है जो डिवीजर होता है, जो भाजक होता है। ठीक है, तो समापवर्तक जो दोनों में उपस्थित भाजक हो, जो दोनों का भाजक हो, उसे हम लोग कहते हैं समापवर्तक। तो 6 और 12 अगर दिया है तो 3 उसका क्या होगा, समापवर्तक होगा। अब इसके बाद देखिए 9, 12 और 18 का लासा है, तो 9, 12 और 18 का लासा आप निकालोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 12 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को कितना लिखा जा सकता है, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे लासा आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप लासा निकालोगे तो देखिए 2 आ रहा है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यानी 2 का 2 बार गुणा, और 3 देखिए 3 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन बात सही हो जाएगा, लासा 36 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 9 के अपवर्त्य हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या था, यहाँ अपवर्तक था, समापवर्तक था। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ अपवर्त्य है। यही दोनों में अंतर होता है। एक अपवर्त्य जो होता है वह क्या होता है, अपवर्त्य होता है गुणज मल्टीपल, और अपवर्तक क्या होता है, भाजक होता है, डिवीजर। ठीक है, तो अपवर्त्य 9 के अपवर्त्य, 9 के मल्टीपल क्या है, 9 के मल्टीपल निकालने के लिए आप 9 में प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे। 9 में 1 का गुणा होगा 9, 9 में 2 का गुणा होगा 18, 9 में 3 का गुणा होगा 27, 4 का होगा 36, 5 का होगा 45। तो इस तरीके से 9 के अपवर्त्य आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ में देखिए दिया है 9, 18, 27, 36, तो 9 के मल्टीपल हो जाएंगे 9, 18, 27, 36। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सबसे छोटी नेचुरल नंबर गिनती की संख्या। गिनती गिनना आप कहां से प्रारंभ करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, तो ऑप्शन बा 1 जो हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, बस नेचुरल नंबर में शून्य अगर आप लगा देंगे तो हो जाता है होल नंबर, और सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है,
एक है भाज्य अभाज्य, ना तो भाज्य और ना अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो एक को मैंने आपको बताया है, यह ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, तो दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, ऑप्शन 12 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पे प्राप्त होती है वही संख्या, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको पता है गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, तो ऑप्शन आ 5 जो है वह प्राकृतिक संख्या है। बाकी ये भिन्न संख्या है, यह ऋणात्मक भिन्न है और यह रूट में है। इसके बाद देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ -5 है। बाकी सब पूर्णांक नहीं है, बाकी देखिए पहला आ भिन्न में है, सा शून्य है और दा ऋण 7 है अंडर रूट में, तो ऋण 5 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ऋण पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। शून्य में ऐसी किस संख्या से आप गुणा करेंगे कि उसका मान 1 हो जाएगा? तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो कोई भी शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो अनंत। कितनी भी परमेय संख्या आप लिख लीजिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सभी संख्याएं कहाँ आएंगी? 1 के ऋण 1 और 1 के बीच में, और इन्हीं पे माइनस लगा के लिखते जाइए, ऋण 1/2, ऋण 1/3, ऋण 1/4, ये भी -1 और 1 के बीच में आएंगी, तो अनंत परमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम, a का -a होता है योगात्मक प्रतिलोम, तो ऋण 8 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप बस चिन्ह बदल दीजिए और संख्या वही रहती है, ठीक है। तो ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 8। तो इनमें किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो ऋण 16 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 16, और यहाँ दिया नहीं गया, तो इनमें से कोई नहीं, उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन द। इसके बाद देखिए जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समानुपात, ऑप्शन सा समानुपात सही हो जाएगा। अब देखिए अगला एक प्रश्न समानुपात पे ही है, समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में, देखिए 20 और 90 जो बाहर बिल्कुल लिखे होते हैं उन्हें हम बाह्य पद कहते हैं, और ये जो बीच में समानुपात के चिन्ह के साथ लगे हुए पद होते हैं 30 और 60, इन्हें हम मध्य पद कहते हैं। तो यहाँ पे 20 और 90 जो है वह बाह्य पद है। देखिए 20 और 90 बाह्य पद कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो 30 और 60 मध्य पद दिया है? हाँ दिया है, ऑप्शन दा में 30 और 60 जो है यह क्या है? मध्य पद है, तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि? अब देखिए 25 का गुणा 1000 में करिए तो यह आ जाएगा 25,000, और 75 का गुणा आप 500 में करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 37,500। तो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी समानुपात में होते हैं पद उनमें बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के नहीं है, इस वजह से यह समानुपात में नहीं है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18, 6 और 54 का मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती 6:x समानुपाते x अनुपाते 54, तो x स्क्वायर बराबर मध्य पदों का गुणा बराबर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा 6 × 54, तो कितना आ जाएगा? 6 × 24 के 4 और 6 × 25 30 और 2 32, 324। अब 324 रूट में जाएगा तो कितना आएगा? 324 रूट में जाएगा तो 18 आ जाएगा, ऑप्शन बा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 रूट 324।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45 में x का मान होगा। तो देखिए बाह्य पदों का गुणा अंतः पदों के गुणक के बराबर आप करोगे तो x गुणे 5 होगा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 45। 5 से 5 काट दीजिए x का मान 45 आ जाएगा। ऑप्शन बा 45 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है 60 और 40 का तृतीयानुपाती का मैंने सूत्र बताया आपको कैसे निकालते हैं। वो होता है b² a। अब a और b क्या होता है, पहले को a लिखते हैं दूसरे को b लिखते हैं तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 40 गुणे 40 बटे 16। अब 16 को 4 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और 40 को काटेंगे 4 से तो 10 बार में। इसी तरीके से ये जो 4 बचा इससे 40 को काटेंगे तो 10। अब आ जाएगा 100। तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 है समीकरण में पक्ष होते हैं। तो समीकरण में आपको पता है बीच में बराबर का चिन्ह होता है, दोनों तरफ पद लिखे होते हैं तो दो पक्ष होते हैं, पहला दूसरा दो पक्ष होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। द्विघात सरल समीकरण, n घातीय समीकरण, विघातीय समीकरण। तो इसमें देखिए x की मैक्सिमम, x वेरिएबल है इस व्यंजक में और इसकी मैक्सिमम घात क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है x धन 1 का होल क्यूब व्यंजक कैसा समीकरण है। x धन 1 का होल क्यूब यह कैसा समीकरण है। तो ये हो जाएगा a³ + b³ यानी कि 1 + 3ab × a + b। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम घात जो हमें मिलेगी वह 3 की मिलेगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे त्रिघातीय समीकरण है, त्रिघातीय व्यंजक है। तो हो जाएगा त्रिघातीय समीकरण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है ax + bx - ay - by गुणनखंड है। तो पहले देखिए पहले में आपको x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b और फिर माइनस y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a+। ठीक है, a + b दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा और x - y ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में x - y। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है x² - 8x + 7 के गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा x² - 7x - x + 7। अब पहले x कॉमन आप लोगे तो x - 7 आ जाएगा और फिर पहले दूसरे में -1 कॉमन लोगे तो x - 7 मिल जाएगा। x - 7 दोनों जगह कॉमन आएगा तो x - 7 कॉमन हो जाएगा और x और -1 बचा है तो दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो गुणनखंड हो जाएगा वह एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x - 7। तो इस तरीके से ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है 6x² - x - 15 के गुणनखंड है। अब देखिए 6 का गुणा आप 15 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 15 छक 90 और इसी तरीके से आपको गुणनखंड भी करना है तो आप -10 और +9 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो 6x² - 10x + 9x - 15। अब देखिए ये जो समीकरण है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसमें और ये जो हमने लिखा है कोई अंतर नहीं है, बस हमने -x को -10x + 9 लिख दिया है तो बात वही हुई। ठीक, अब पहले में देखिए क्या कॉमन आ सकता है, पहले में 2x आप कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 3x - 5। ठीक, और दूसरे में आप क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो क्या बचेगा 3x - 5। 3x - 5 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा 3x - 5 और बचेगा क्या 2x + 3। तो 2x + 3 × 3x - 5 ये ऑप्शन दा में आपको दिया गया है तो ये ऑप्शन दा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, अब देखिए 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और -8x। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक x का स्क्वायर टर्म मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए a², एक का स्क्वायर, a की जगह आपको 1 दिख रहा है और a का स्क्वायर आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर और -2ab या +2ab आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब
बी स्क्वायर की कमी है। तो अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर लिखिए -2 इंटू 4 इंटू एक्स लिखिए, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि b की जगह 4x आ रहा है, तो b की जगह अगर 4x आ रहा है तो 16x स्क्वायर आप जोड़ दीजिए। 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16x स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, 16x स्क्वायर घटा दीजिए। 16x स्क्वायर अगर आप जोड़ देते हैं तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए गुणनखंड का फिर अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस एक्स माइनस 5। तो अब देखिए x आप कॉमन लोगे तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ +1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 बचेगा। अब देखिए x माइनस 5 दोनों जगह कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। तो x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, ऑप्शन आ जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31 है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो √3/4 लिखिए, भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 लिखिए। अब 4 को 2 से काटिए, 2 बार में कट जाएगा। 10 को 2 से काटिए 5, फिर इस 2 से 10 को काटिए 5, तो 5 बचे 25 और √3, 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बा जो यहाँ पे आपको दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक वृत्ताकार मैदान का बाह्य त्रिज्या r, आंतरिक त्रिज्या r2 है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, बस जो ये πr² लिखा है इसे पाई को इसी तरह रहने दीजिए, और जो बड़ी त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घट जाएगा, यानी कि r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस बड़े क्षेत्रफल में से छोटा जो क्षेत्रफल है छोटे सर्कल का वह घटा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आ में दिया गया है पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। अब यहीं पे रख लीजिए πr² होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या है 7, 7 का स्क्वायर होगा, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 का गुणा होगा 7 में, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्ताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 35 प्रश्न देख लिए। उम्मीद है सभी आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी लोग आसानी से जल्दी से सभी क्वेश्चंस को समझ पाएं और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं। इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।